हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा है। देखिए, जो सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम है ये जो है आपका केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, इन्होंने जो है इसका खाका प्रस्तुत किया है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का। इसमें लगभग 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जो है लगाया गया है। और ये जो सेंट्रल विस्टा है ना, इसका स्ट्रेच अगर हम बात करें तो दिल्ली में 3.2 किलोमीटर स्ट्रेच होगा इसका। अच्छा, इसको जो है विकसित करने की बात क्यों की जा रही है? तो देखिए, बहुत सारे हमारे जो है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति भवन हो गया, हमारा जो है इंडिया गेट है, वहाँ से जो है हमारा विधानसभा है। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं इनको लेके है ना, एक जो है एक हमारा सेंट्रल विस्टा जो है बनाया जाएगा। ठीक है ना, संसद भवन जो हमारा है, तो इसको जैसे वो एज इट इज़ जहाँ पे है वहाँ पे है, वहीं पे रहेगा। उसके बगल में ही अब जो है ट्रायंगल में, एक त्रिकोण में जो है एक नया संविधान आपका हमारा पार्लियामेंट हाउस बनाया जाएगा त्रिकोण में। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें क्या था कि जो हमारा सेंट्रल विस्टा है जो दिल्ली में, वो कौन कौन सी चीज़ें इसमें है। ये इसमें राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, ठीक है ना, इंडिया गेट है और नेशनल आर्काइव्स। ये सारी जो है बिल्डिंग्स हैं। अब देखिए, बहुत सारी बिल्डिंग्स वैसे हैं जो गवर्नमेंट की हैं और बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की नहीं हैं, लेकिन और लोगों की हैं जो रेंट पे ली गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना। तो इसकी जो खर्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट के ऑफिसेज की बात होती है तो किसी पॉश एरिया में ही लिया जाता है। ठीक है ना। तो जो उनके खर्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रेंट वाले ही। तो एक जो है प्लान बनाया गया है कि मतलब अब देखिए, इसमें जो मेंबर्स आने वाले टाइम में वो भी इंक्रीज़ होंगे। तो एक नया जो है एक बनाए जाने का जो है बात किया जा रहा है कि एक सेंट्रल विस्टा का हम पुनर्विकास करने की बात की जा रही है। ये सारे रीजंस हैं। तो ये जो है आपका, ये सारी जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं जिसकी हमें अभी बात की हमने, जैसे मान लीजिए हमारा ये पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन और ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, ये जो है 1931 के पहले ही बनी थी। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो देखिए 1911 में, ठीक है, 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है, इन्होंने अनाउंसमेंट किया था दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार में अनाउंसमेंट किया था कि जो कैपिटल जो हमारी होगी वो कलकत्ता से दिल्ली को ट्रांसफ़र की जाएगी। उसके बाद जो है जब दिल्ली ट्रांसफ़र हुई, जो हमारी कैपिटल है ट्रांसफ़र हुई, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स की ज़रूरत हुई क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है ना। तो ये सारे जो है बिल्डिंग्स को बनाने के लिए ल्यूटियंस और बेकर ने बहुत ही ज़्यादा जो है ये आपके ब्रिटिश डिज़ाइनर्स थे जो बिल्डिंग वगैरह को बनाते थे ये लोग। ठीक है, इन्होंने जो है बनाया। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन हमारा एडविन लुटियंस ने बनाया। ठीक है, लुटियन एरिया, लुटियन जोन भी है उधर। तो जो हमारा राष्ट्रपति भवन है एडविन लुटियन ने बनाया। ठीक है ना। और जो हमारा सेक्रेटरीट वगैरह है, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक हो गया, वो जो है आपका हर्बर्ट बेकर ने बनाया। ठीक है। अब अगर हम ध्यान से समझें, ठीक है, तो हमारा जो हमारा आपका पार्लियामेंट है, हम देखेंगे वो क्या है, राउंडेड है, सर्कल है। तो एक्चुअली बनाया तो इन्हीं लोगों ने था, लुटियंस और बेकर ने मिलकर बनाया था पार्लियामेंट हाउस। ठीक है ना, लुटियंस एंड बेकर ने मिलकर बनाया था। लेकिन अगर ये हम देखें तो ये इंस्पायर्ड है हमारे एक मंदिर से, और वो मंदिर मध्य प्रदेश में जिसको बोलते हैं 64 योगिनी मंदिर। आपने जो है ये आपका आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो 64 योगिनी मंदिर के बारे में पढ़ा होगा। तो जो 64 योगिनी मंदिर है, सेम जो है बिल्कुल हमारे पार्लियामेंट हाउस की तरह ही है, राउंडेड, और वैसे ही जो है पिलर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं वो इंस्पायर्ड थे 64 योगिनी मंदिर से, जो एमपी में है। ठीक है, आप अगर गूगल कर लेंगे तो आपको वो मंदिर दिख जाएगा। ठीक है ना। तो वही हमने अभी बात की कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, इन्होंने प्रपोज किया था सेंट्रल विस्टा 2019 में। और अब इसमें क्या होगा कि ये जो है एक कॉमन सेक्रेटरीट की बात की जाएगी। ये जो है आपका 3 किलोमीटर लॉन्ग राजपथ होगा, और राष्ट्रपति भवन और जो इंडिया गेट है वहाँ का जो पूरा एरिया है उसको इंक्लूड करके बनाया जाएगा। ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, देखिए एमपीज़ ऑफिस होंगे। ठीक है ना। और हमारा जो म्यूजियम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बनाया जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट हाउस बनाया जाएगा, सेंट्रल सेक्रेटरीट बनेगा। फिर इसके बाद है जो आपका सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर एक बनाया जाएगा, कभी कॉन्फ्रेंस वगैरह लेना हुआ, करना हुआ, तो वहाँ पे लोग कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस वहीं पे होगा, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस होगा वहीं पे, है ना। तो ये सारी इंडिया एट 75 वो भी वहीं पे होगा, एक बिल्डिंग होगी उसकी भी। तो ये सारी चीज़ें बनाने की बात की गई सेंट्रल जो है आपका विस्टा में। ठीक है ना। तो अब देखिए, इसमें क्या है कि जो अगर टाइमलाइन की बात करें तो सेंट्रल विस्टा जो है वो जो है प्रोजेक्ट नवंबर 2001 में कंप्लीट होने की बात की गई थी, जो हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको कंप्लीट होने की। ठीक है, और सॉरी, जो हमारा सेंट्रल विस्टा है प्रोजेक्ट वो नवंबर 2021 तक की बात थी। पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो कम्प्लीटली तैयार होनी थी वो मार्च 2022 में थी, लेकिन कुछ जो है, और सेंट्रल सेक्रेटरीट जो है वो 2024 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अब ऐसे 21, 22 और 24, तो ये जो है ऐसा पूछेगा नहीं वैसे एग्जाम में। ठीक है ना।
तो ये बस पे बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है। तो ये जो हमारा कुछ टाइमलाइन था कि सेंट्रल विस्टा कैसे-कैसे कौन-कौन से बिल्डिंग कब प्रिपेयर हो जाएगी, कब तक। तो देखिए इसमें क्या है, नए संसद भवन का निर्माण जो त्रिकोणीय होगा, मैंने बताया ना कि एक तो हमारा जो है संसद भवन ऐसे है और उसी के बगल में एक ट्रायंगुलर शेप में होगा, त्रिकोणीय हमारा संसद भवन होगा, ठीक है। तो ऐसे मे बी किसी एग्जाम में पूछ लिया किस शेप में होगा हमारा जो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो त्रिकोणीय होगा, याद रखिएगा। सेंट्रल सेक्रेटरीट और राजपथ, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरीट का निर्माण होगा और राजपथ में भी परिवर्तन किया जाएगा। तो अब देख लेते हैं इसमें नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक का संग्रहालय में परिवर्तन हो जाएगा। अभी जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है उसका जो है कन्वर्जन एक जो है संग्रहालय में कर दिया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थानांतरण किया जाएगा और इस पुनर्विकास परियोजना में लगभग जो है आपका 20,000 करोड़ रुपए का व्यय होने की संभावना है। तो हम लोगों ने ऐसा सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अब देखिए मदारी पासी के बारे में जानते हैं। देखिए मदारी पासी जो है ना, अब हम अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो मदारी पासी के बारे में बहुत ज़्यादा जो है हमें हिस्ट्री में कुछ मिलता नहीं है ज़्यादा समझने सुनने को, ठीक है ना। कहीं कहीं नाम अगर हमें कभी मिल गया, अदरवाइज बहुत सारी बुक्स में तो नाम भी नहीं मिलता है। तो ये जो मदारी पासी है, ये जो है किसान आंदोलन 2020 जो है मदारी पासी किसान आंदोलन का शताब्दी वर्ष था। और मदारी पासी का संबंध किसान आंदोलन से है, जिसका समय जो है 1920 से 1928, ठीक है, 1920 से 1928 ये जो है टाइम है इनका। किसान उन दिनों साम्राज्यवाद और सामंतवाद दोनों ही पाटों की चक्की के बीच में बेहद अमानवीय स्थिति में कुट पिस रहे थे, ठीक है ना। जो हमारे किसान थे उनकी बड़ी स्थिति दयनीय थी, क्योंकि एक तो हमारा जो है साम्राज्यवाद था और उसके बीच में सामंतवाद था, यानी कि जो जमींदार जो थे वो अपने हिसाब से जो है लगान वगैरह जो मन करता था, जितना मन करता था वो लिया करते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारे जो ये आपके किसान थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही अमानवीय स्थिति हो गई थी। कभी भी अपने अकॉर्डिंग जब जितना मन किया उतना जो है उन्होंने जो है बढ़ा दिया है ना टैक्स। तो बहुत ही प्रॉब्लम जो है उस समय बहुत ही प्रॉब्लम में थे ये लोग। ये आंदोलन पूरे उत्तर भारत में हुकूमत एवं जमींदारी सामंत जमींदारों के लिए बड़ी चुनौती बन गया था, ठीक है। विभिन्न तरह के टैक्स, जैसे कि टैक्स का नाम है नजराना, मुर्दा फरोशी, ठीक है, लड़ाई चंदा, घोड़वान, ये सब एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। ये नजराना क्या है आपको पता ही चल जाएगा, नजराना एक तरह का टैक्स होता है, ठीक है। मुर्दा फरोशी भी टैक्स है, चंदा लड़ाई चंदा ये भी टैक्स है, घोड़ा वान ये भी टैक्स है। इन सबको उतार फेंकने के लिए जो है बहुत ये लोग बिल्कुल बेताब थे कि ये कैसे भी हो जाए हम लड़ भिड़ के इसको खत्म कर दें। इसमें बाबा रामचंद्र और मदारी पासी ने अपनी जिजीविषा और चेतना से किसानों को शासन के विरुद्ध जो एकत्र करने का साहस दिखाया है ना, वो तारीफे काबिल है, ठीक है ना। तो कौन कौन है ये जो है बाबा रामचंद्र और मदारी पासी, इन लोगों ने बहुत ज्यादा एफर्ट किया और अपनी जिजीविषा के जो है बल पे ये जो इतने सारे टैक्सेस थे, जो जमींदार जो ऊपर थे उनको जो है उतार फेंकने की जो है योग्यता दिखाई इन लोगों ने। मदारी हरदोई के थे और उनके सहयोगी प्रतापपुर के देव पासी जाति के थे, ठीक है ना। तो मदारी जो थे वो कहाँ के थे, हरदोई के थे, और जो देव थे वो पासी जाति के थे, ठीक है ना। तो ये जो है पूरा स्टोरी था मदारी पासी का, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है ना, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो देखिए इसमें क्या है कि दिल्ली देहरादून में देखिए ऐसे तो हम अगर दिल्ली से देहरादून आप जाएं तो अप्रोक्सीमेटली आपको 3 to 4 आवर्स, ठीक है ना, 4 आवर्स लग जाते हैं आपको जाने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 to 4 आवर्स अब लगेंगे जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा, और ऐसे आप जाएं तो आपको लगभग जो है 7 घंटे, ठीक है, 7 घंटे मान के चलिए आप, 7 आवर्स आप ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा दिल्ली देहरादून का, तो आपका जो है रूट जो है बहुत कम डिस्टेंस पे हो जाएगा, आप मतलब बहुत टाइम कम जो है इंक्लूड होगा, आप कम टाइम में वहाँ पे पहुँच जाएंगे, कंज्यूम एक्चुअली आपका टाइम कम होगा और ट्रैफिक वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जो है डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार दिल्ली देहरादून वाया सहारनपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर 206 किलोमीटर लंबा है। कितना है, ओनली 206 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है। इसके कुछ भाग उत्तर प्रदेश एवं कुछ हिस्से उत्तराखंड में है। इस परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अक्षरधाम से ईपी, ठीक है, अक्षरधाम से ईपी, दूसरा है ईपी से सहारनपुर और तीसरा है गणेशपुर से देहरादून, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया है। स्टार्टिंग अक्षरधाम से होती है, याद रखिएगा। तो अक्षरधाम से ईपी से जो है सहारनपुर और फिर उसके बाद तीसरा है गणेशपुर से देहरादून। इस संपूर्ण परियोजना में 9,000 करोड़ रुपए की लागत लगने का अनुमान है और इसे वर्ष 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक, 2023 तक, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला क्या होगा, ये जो है आपका जो हमारा ये देहरादून है यानी कि उत्तराखंड है, यहाँ के लिए टूरिज्म के लिए बहुत फायदा होने वाला है। वैसे भी लोग मूव करते ही हैं उधर, है ना, कभी भी जो है कभी किसी को जाना हुआ घूमना, तो जो नियरेस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे घूमने लायक होता है लोग चले जाते हैं। तो ये जो है ये बन जाने से क्या होगा,
कि टूरिज्म बढ़ जाएगा, है ना, टूरिज्म बढ़ जाएगा तो वहाँ पे अगल बगल बहुत सारी छोटे छोटे शॉप्स और ये सारी मतलब लोगों को लाइवलीहुड मिल जाएगा, तो वहाँ का थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट और भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट थोड़ा पीक और पकड़ लेगा। तो ये चीज़ हमारी थी। नेक्स्ट हमारा है एकीकृत युद्ध समूह, ठीक है, एकीकृत युद्ध समूह। तो क्या है ये एकीकृत युद्ध समूह? देखिए, एकीकृत युद्ध समूह का आकार ब्रिगेड के आकार के समान होता है, जो एक दक्ष और आत्मनिर्भर युद्ध व्यवस्था है, ठीक है। क्या है ये एकीकृत युद्ध समूह जो है, एक इसका जो आकार होता है ये ब्रिगेड के आकार का होता है और ये दक्ष और आत्मनिर्भर युद्ध व्यवस्था है। इसका गठन 3 T's यानी 3 खतरों को, जैसे थ्रेट, टेरेन और टास्क। 3 T's कौन से है? थ्रेट यानी खतरा, टेरेन मतलब भूभाग और टास्क मतलब कार्य, इसके निर्धारण के आधार पर किया जाएगा। तथा इसी आधार पर IBG को संसाधनों को भी आवंटित किया जाएगा, ठीक है। एकीकृत युद्ध समूह कार्यवाही करने के तो अपनी अवस्थिति के आधार पर 12 से 48 घंटे के भीतर संगठित होने के में सक्षम है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि भारतीय सेना द्वारा युद्ध में बेहतर प्रदर्शन, ठीक है, अच्छा प्रदर्शन और त्वरित आक्रमण करने की दक्षता में वृद्धि करना है। इनका गठन कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, ठीक है, कौन सा डॉक्ट्रिन? कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के आधार पर किया गया है। यानी कि आपको जब भी जो है इमरजेंसी केस में जब आपको कोई जो है इस तरीके का कोई आपको कमांड चाहिए, है ना, कोई कमांड आपको मिलता है इस तरीके की, आपको कोई सेना की जरूरत है कि आपको इंस्टेंट जो है रिजल्ट आ जाए, है, इंस्टेंटली वो तैयार हो जाए और कैपेबल हो उस चीज़ को जो है क्या करने के लिए, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए आप भेज रहे हैं उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए कैपेबल हो। तो ये जो हमारा कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये इसको तैयार किया गया है। सैनिकों की तीव्र आक्रामक गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय सेना द्वारा 2004 में इस सिद्धांत को अपनाया गया था। कब? 2004 में। और सर्वप्रथम 2017 में तात्कालिक जनरल विपिन रावत द्वारा स्वीकार किया गया। इसको कोल्ड आपका क्या है, अगर एग्जाम में आ गया कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन किससे है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आरक्षण का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए, हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के शीर्ष राजनीतिज्ञों द्वारा 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट जिसको बोलते हैं में आरक्षण संबंधी मामले में अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को कहते हुए यह खारिज कर दिया है कि आरक्षण का एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 32 हमने पॉलिटी में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वायलेट हो रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 226 में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जो लोग हैं, जो कुछ शीर्ष राजनीतिज्ञ हैं तमिलनाडु के, वो जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो जाते हैं और कहते हैं कि जो है उनको कुछ जो है आरक्षण की बात होती है नीट में, ठीक है, नीट में आरक्षण की बात करते हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज करते हुए जो है खारिज कर दिया और कहा कि आरक्षण जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप 32 के अंदर जो है आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। और इसके बाद देखिए, इसमें यद्यपि भारतीय संविधान का भाग 3 है, ठीक है, उसके अंतर्गत 15 और 16 में आरक्षण हमने अभी कवर किया है। आप लोग अगर चाहें तो पॉलिटी आप साथ में कवर कर सकते हैं, पॉलिटी ऑलरेडी हमारा चल रहा है। तो जो आपका अनुच्छेद 15 और 16 है में आरक्षण संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया, परंतु जो हमारा सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा कि इन अनुच्छेदों की जो प्रकृति के आधार पर इन्हें मौलिक अधिकार नहीं माना सकता है, ठीक है ना। इन अनुच्छेदों की प्रकृति के आधार पर इन्हें मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। आरक्षण की अवधि आनुपातिक नहीं बल्कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर आधारित है, यानी कि आनुपातिक नहीं किसी सर्टेन लोगों के लिए, ये जो है सफिशिएंट जब रिप्रेजेंटेशन होगा उसके बेस पे ये दिया जाएगा। अर्थात आरक्षण का लाभ जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध कराने के बजाय पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने के लिए है। समझ रहे हैं ना कि अब जो जनसंख्या है ना, उससे किसी मिनिस्क्यूल पार्ट को नहीं बल्कि जो है इसको जो है फंडामेंटल राइट जो है वो जो है उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए है, ठीक है। इसलिए इन्हें लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। वो जो है जो स्टेट है वो जो है कोई ऐसा उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, ना ही वो किसी तरीके से बॉन्डेड है कि आपको जो है ये इसको लागू करना है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है भारतीय सेना में महिलाओं को अस्थायी कमीशन, ठीक है, भारतीय सेना में महिलाओं को अस्थायी कमीशन, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। देखिए, रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों और भारतीय सेनाओं की सभी शाखाओं में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि सभी शाखाओं की बात कर रहे हैं, एक दो शाखा में नहीं, सभी शाखा में जो है रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों द्वारा, ठीक है, बलों तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों तथा भारतीय सेनाओं की सभी शाखाओं में, ठीक है ना। क्यों सभी कहा गया है? क्योंकि अब तक सिर्फ उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है था उसमें शामिल किया जाता था, ठीक है।
और शॉर्ट सर्विस कमीशन में महिलाओं को सिर्फ 14 साल तक की सेवा देने का मतलब था कि 14 साल तक आप सेवा दे सकती हैं। लेकिन अब जो है जो महिला अधिकारी हैं उनको सेना में कुछ और जो मतलब गैर युद्धक ब्रांच होते हैं, जिसमें मतलब जो ब्रांचेस जहाँ पे युद्ध करने के लिए नहीं जा सकते हैं, गैर युद्धक ब्रांच होते हैं, वहाँ पे ही स्थायी जो है कमीशन सीमित था। ठीक है, बाकी जगह नहीं, सिर्फ गैर युद्धक में। ठीक है, स्थायी कमीशन का क्या मतलब होता है पहले जान लेते हैं। स्थायी कमीशन में महिलाएं रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकती हैं और अपनी इच्छा के अनुसार रिटायरमेंट की उम्र खत्म होने के बाद नौकरी छोड़ सकती हैं। ठीक है, तो मतलब अपनी विल के अकॉर्डिंग वो रिटायरमेंट तक काम कर सकती हैं। उनका कोई ऐसा कमीशन नहीं कि आपको इतना टाइम तक ही काम करना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है। तो ये हमारा होता है आपका परमानेंट कमीशन है, स्थायी कमीशन। ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम जो है इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो फाइटर पायलट के साथ साथ सभी शाखाओं में अब महिला अधिकारियों के लिए जो है सबके लिए ओपन कर दिया गया है। चाहे फाइटर में जाएं या और भी जो ब्रांचेस है उसमें ओपन कर दिया गया है विमेंस के लिए। ठीक है, हमारी आर्मी में बात करें तो देखिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो है थ्रू महिला अधिकारियों को शामिल करने के लिए सभी गैर समुद्री शाखाएं, ठीक है, सभी गैर समुद्री शाखाएं, चाहे कोई वर्ग हो, विशेषज्ञता में अवसर जो है ये हमें अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, तो ये सब हमारी चीजें थी। अब हम एक बार देखते हैं कि देखिए अभी सर्वोच्च न्यायालय ने अल्प सेवा यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन में महिला जो अधिकारी हैं उनको स्थायी कमीशन देने के लिए वर्ष 2010 में निर्गत हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जो है सरकार द्वारा 10 वर्ष पूर्व दायर की गई अपील की सुनवाई करते हुए कह दिया है कि जो है स्थायी कमीशन में महिलाओं को लेना है, क्योंकि सुप्रीम जो हाई कोर्ट था, दिल्ली हाई कोर्ट था, उन्होंने जो है मना किया था कि जो है स्थायी कमीशन में नहीं जाएंगी, लेकिन उसको जो है खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाएंगी। और 10 साल पहले जो है अपील दायर की गई थी उसके जो है सपोर्ट में इन्होंने जो है अपना डिसीजन सुनाया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। इसके फलस्वरूप स्थायी कमीशन प्रदान करने का औपचारिक मंजूरी जो है पत्र केंद्र सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है क्या, न्यायालय द्वारा उपरोक्त के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल 14 वर्ष से कम अवधि का सेवा काल पूरा कर चुकी महिला अधिकारी ही नहीं बल्कि सेवारत सैन्य महिला अधिकारी स्थायी कमीशन की हकदार होंगी। ठीक है ना, जो सेवारत है, जो पूरी कर चुकी है वही नहीं बल्कि जो सेवारत है वो भी होंगी। इसके साथ ही महिला अधिकार गैर युद्धक क्षेत्रों के कमांड पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगी। ठीक है, महिला जो अधिकारी है वो गैर युद्धक क्षेत्रों में कमांड पदों पर नियुक्त होंगी। ठीक है, तो देखिए अब स्थायी कमीशन को जो है जैसे इंजीनियरिंग, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है ना, या फिर और भी कोई जैसे जो आप आर्मी ऑर्डिनेंस हो जाता है, इंटेलिजेंस है, इसमें महिला अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है ना, और इसमें क्या है, एसएससी महिला अधिकारी कमीशन सेवा के 4 साल पूरा होने से पहले स्थायी कमीशन के लिए अपना विकल्प दे देंगी। ठीक है ना, 4 साल पूरा होने से पहले जो है जैसे 4 साल बचा हुआ है तो ही अपना विकल्प दे देंगी कि उन्हें जो है स्थायी कमीशन मिलने और उनकी विशेषज्ञता के आधार पे उन्हें जो है कहाँ पे शामिल किया जाए। ठीक है, ये बता देना है। अब अगर ऐसे देखें तो हमारे वायुसेना में जो है सबसे ज़्यादा हमारी जो महिला ऑफिसर्स हैं वो वायुसेना में है, फिर थल सेना में है और फिर नौसेना में है। समझ रहे हैं, वायुसेना में सबसे ज़्यादा, फिर थल सेना में और फिर नौसेना में। तो ये जो है हमारा है। अब देखिए जो है शामिल देखिए भारतीय जो महिलाएं हैं ना उनको शारीरिक क्षमता और सांस्कृतिक जो मतलब सांस्कृतिक तरीके से उनकी जो वर्जनाएं थी, एक्चुअली वर्जना कह सकते हैं, के कारण सैन्य बल में भाग लेने से रोका जाता था तथा मातृत्व अवकाश भी एक बड़ा कारण था कि मतलब मैटरनिटी लीव लेनी पड़ेगी, इसकी वजह से जो है उनको रोका जाता था। तो अब जो है परमानेंट सर्विस कमीशन मेडिकल विंग की महिला अधिकारियों को प्राप्त होता था, पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, पहले, लेकिन अब जो है ये जो है परमानेंट कमीशन और लोगों को भी दिया जा रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पीएम किसान ऐप। ठीक है, पीएम किसान ऐप क्या है, तो देखिए 24 फरवरी 2020 को किसान सम्मान निधि के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर, किसान सम्मान निधि हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी, तो 24 फरवरी 2020 को जो है ये जो है पूरा हुआ है। इसी के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा पीएम किसान ऐप को लॉन्च किया गया। पीएम किसान ऐप के माध्यम से किसान लाभार्थी किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आने वाले सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद और 2-2 हज़ार की किस्तों में एवं रजिस्ट्रेशन के स्टेटस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इनको सालाना जो है 6,000 रुपए की मदद दी जाएगी, जो हमारे किसान हैं 2-2 हज़ार रुपए की इंस्टॉलमेंट में इनको दिया जाएगा, और वो अपना जो है जो रजिस्ट्रेशन के स्टेटस वो वहाँ से जान सकते हैं। साथ ही में इसके द्वारा आधार संख्या के आधार पर नाम जो है
मित्र त्रुटि सुधारने स्कीम के बारे में जानकारी, हेल्पलाइन नंबर की जानकारी, ये सब जो है कुछ ये स्कीम के थ्रू पा सकते हैं। और स्कीम का क्या नाम है? स्कीम का नाम है किसान पीएम किसान है। अब नेक्स्ट हमारा है सिद्धि जनजाति। ठीक है, तो सिद्धि जनजाति जो है, देखिए जो सिद्धि समुदाय है ना, वो शांताराम बुदना सिद्धि को कर्नाटक राज्य की विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया, ये इसीलिए चर्चा में है सिद्धि जनजाति। ठीक है ना। अब ये सिद्धि जनजाति होते कौन है? ये अफ्रीका मूल के पिछड़े सिद्धि समुदाय को जो है कर्नाटक विधानमंडल में अपना पहला प्रतिनिधित्व मिला है। ठीक है, ये अफ्रीकी मूल के होते हैं और पहला जो है इनको कर्नाटक विधानमंडल में अपना जो है पहला प्रतिनिधि मिला है सिद्धि समुदाय के लोगों को। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली क्या, सिद्धि समुदाय के लोग पूर्वी अफ्रीका के बंटू लोगों के वंशज हैं। ठीक है, किसके हैं? बंटू लोगों के वंशज हैं। तो ये जो सिद्धि समुदाय के लोग हैं वो पूर्वी अफ्रीका के, ईस्टर्न अफ्रीका याद रखिएगा, कि बंटू लोगों के वंशज हैं। सिद्धि समुदाय के ज्यादातर लोग भारतीय राज्य जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे छोटे छोटे गाँव में और हैदराबाद शहर में निवास करते हैं। तो कहाँ कहाँ पे रहते हैं? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और हैदराबाद ऐसे गाँव में, छोटे छोटे गाँव में रहते हैं। ठीक है ना। तो जो है अब देखिए ये जो है मूल रूप से हबशी के रूप में इनको जाना जाता है, सिद्धि जो जनजाति होते हैं। ठीक है, एबिसीनिया, इथोपिया का पूर्व जो है ये नाम था। ठीक है ना, तो ये था इनको। और इसमें जो है, हाँ, तो देखिए इसमें जो हमारा क्या है कि भारतीय संसद के लोकसभा ने ध्वनि मत से संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया। इसे राज्यसभा में पहले ही जो है राज्यसभा में पास हो चुका है। और इस विधेयक में कर्नाटक राज्य की परिवारा और तलवारा समुदायों को अनुसूचित जनजाति को, अब ये याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य के कौन से? परिवारा, ठीक है, और तलवारा, ठीक है, समुदायों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया गया है ताकि सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले आरक्षण और अन्य लाभ उनको प्राप्त हो सके। ठीक है, कर्नाटक राज्य के बेलगावी, ठीक है, अभी बेलगावी के बारे में हमने इशू देखा भी था। बेलगावी और धारवाड़ की सिद्धि जनजाति को भी इस विधेयक के माध्यम से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन ये जो सिद्धि है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTGs में से एक है सिद्धि जनजाति। ठीक है ना, तो ये जो है सिद्धि जनजाति के बारे में है। अब देखिए आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं ये सिद्धि जनजाति। ठीक है, कर्नाटक में इनको अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये समुदाय नस्लीय भेदभाव के कारण ऐतिहासिक रूप से मुख्य धारा जो है में अभी नहीं है, उनका हिस्सा नहीं बन पाए हैं। ठीक है ना, और इनकी संख्या भी बहुत कम है एक्चुअली सिद्धि जनजातियों की। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है को सीधे निर्वाचित, जैसे देखिए इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा इनका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। एक रिप्रेजेंटेशन हुआ तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है ना, क्योंकि इनका नंबर बहुत कम है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं ये लोग। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा है। और नेक्स्ट वीडियो जो है, अच्छा ठीक है, इसको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इसको कर ही लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये क्या हमारा है, ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करता है। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है ये आपका अधिनियम 1955 को संशोधित कर रहा है। और इस विधेयक में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए, इसको हम लोग ऑलरेडी शायद कवर किया हुआ है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, 3 देशों से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए जो है 6, ओके, अब यहाँ पे वीडियो हमारा जो है PDF भी खत्म हो रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट ही वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।